हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोग चर्चा कर रहे थे अपरदन के विभिन्न माध्यमों पर, जिसमें से हमने प्रवाहित जल के बारे में, भूमिगत जल, पवन के कार्य और हिमनदों के कार्यों पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स अर्थात समुद्री लहरों के कार्य। समुद्री लहरों का जो ये कार्य है ये भी अपरदन का एक बहुत बड़ा माध्यम है। हालांकि इसका जो प्रभाव है वो चूंकि तटवर्ती भागों पर ही दिखाई देता है, लेकिन तटवर्ती क्षेत्रों के अंतर्गत ये अपरदन का एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाता है। सामान्य रूप में यदि हम बात करें तो जो सागर होते हैं उनकी सतह पर पवन की रगड़ के कारण से लहरें उत्पन्न होती हैं और इसी कारण से उनमें गति का भी संचार होता है। और जब ये गति का संचार होता है तो ये आगे की ओर बढ़ती हैं अर्थात तट की ओर यहाँ पर आती हैं। और जब ये आकर के तट से टकराती हैं तो धरातल पर एक प्रकार से विस्तृत रूप में अपरदन का कार्य करती हैं। तटीय भागों पर एक अपरदन का सशक्त माध्यम के रूप में ये जानी जाती हैं। अब ये जो सागरीय लहरों के द्वारा जो अपरदन का कार्य होता है, ये अपरदन का कार्य मुख्य रूप में 4 रूपों में होता है। अर्थात अगर हम बात करें तो इरोजन टाइप्स जो है वो यहाँ पर 4 प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, जिसे कि हम कोरेजन और एबार्जन अर्थात अपघर्षण, एट्रिशन अर्थात सन्निकर्षण, हाइड्रोलिक एक्शन अर्थात जलीय दाब और कोरोजन या सोल्यूशन अर्थात घुलन क्रिया, इन चारों के माध्यम से यहाँ पर ये अपरदन की प्रक्रिया संपादित होती है। अपघर्षण के अंतर्गत जब जो लहरें हैं वो चट्टानी भागों से टकरा करके, तटवर्ती भागों से टकरा करके उन्हें तोड़ती है, उन्हें काटती है और उसके अंदर जो कंकड़ पत्थर शामिल होते हैं उनकी रगड़ के कारण से तटवर्ती चट्टानी भाग कटते हुए चले जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को तो हम अपघर्षण के नाम से जानते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया होती है जिसे कि हम सन्निघर्षण कहते हैं, इस सन्निघर्षण के अंतर्गत ये जो जल के अंदर जो शामिल विभिन्न प्रकार के कंकड़ पत्थर टुकड़े होते हैं जो कि अपघर्षण की प्रक्रिया के माध्यम से इन लहरों के अंतर्गत शामिल होते हैं, जब यही लहरों के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये आपस में भी टकरा करके टूटते फूटते रहते हैं। तो उस प्रकार की प्रक्रिया को हम एट्रिशन अर्थात सन्निघर्षण के नाम से जानते हैं। जब ये लहरें पवन के वेग के साथ साथ गति करती हुई तटीय भाग की ओर आती है तो तटीय भाग पर ये बड़े दबाव डालती है और दबाव से ये तट से टकराती है तो उस जलीय दाब के कारण से भी चट्टानें टूटने लगती है। तो उस प्रकार की प्रक्रिया को हम हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। चूंकि इन लहरों में बहुत अधिक शक्ति होती है, क्योंकि एक अपार जलराशि, एक विस्तृत जलराशि इनके साथ आती है, इसलिए ये जो जलीय दाब है ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है तटवर्ती क्षेत्रों में अपरदन की। चूंकि इसके अंतर्गत जल शामिल होता है, इसमें जल है तो जल के अंदर घुलाने की क्षमता भी होती है, इसलिए वो घुलनशील कणों को, जो तटवर्ती भाग की चट्टानें हैं उनके घुलनशील कणों को अपने साथ घुला करके ले जाती है। तो उस प्रकार की, उससे भी चट्टानें कमजोर होने लगती हैं और टूटने लगती हैं। तो उस प्रकार की प्रक्रिया को हम घुलन क्रिया के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमें देख सकते हैं कि जो समुद्री लहरें हैं उन लहरों के द्वारा 4 प्रकार से अपरदन का कार्य किया जाता है। इन 4 प्रक्रियाओं के माध्यम से अपरदन का कार्य किया जाता है। अपघर्षण, सन्निघर्षण, जलीय दाब और घुलन क्रिया, इन 4 माध्यमों से अपरदन का कार्य किया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसके द्वारा जो अपरदन का कार्य कर रहा है, किया जा रहा है, उसके द्वारा कौन कौन से स्थल रूप बनाए जाते हैं उन पर अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी अपरदन के माध्यम हैं वो सामान्यतः 2 प्रकार के विभिन्न स्थल रूप बनाते हैं, जिन्हें हम अध्ययन की दृष्टि से इन 2 भागों में बांटते हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो हम पहले बात करते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स अर्थात अपरदन से, अर्थात ये जो अपघर्षण, सन्निघर्षण, जलीय दाब या घुलन क्रिया के कारण से कौन से स्थल रूप बन रहे हैं या किस प्रकार से नए रूप परिवर्तित हो रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहली जो आकृति आती है उसे हम कहते हैं कोस्टल क्लिफ अर्थात तटीय भृगु। हम यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि ये जो कोस्टल क्लिफ है, चूंकि जब लहरें टकराती हैं तो इनका जो प्रभाव होता है वो आधार की चट्टानों पर होता है, तो जिसके कारण से आधार की जो चट्टानें हैं वो अंदर तक कटती हुई चली जाती हैं और ऊपर का जो चट्टानी भाग होता है, ये चट्टानी भाग जो हम देख रहे हैं, ये ऊपर का चट्टानी भाग थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है इसे हम क्लिफ के नाम से जानते हैं।
ये तटीय क्लिफ के रूप में इसे हम कोस्टल क्लिफ के रूप में या भृगु के रूप में इसे हम जानते हैं। अर्थात चूंकि ये जो लहरें हैं ये आधार से ही ज्यादा टकराती हैं, चूंकि लहरें जो है वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाती हैं, तो आधार की जो चट्टानें होती हैं, जैसे ये चट्टानी भाग है, तो लहरें जब इनसे टकराती है तो इस आधार के चट्टानी भाग को अंदर तक ये काट देती हैं, तो ये ऊपर वाला भाग जो बाहर की ओर निकला हुआ रह जाता है। तो इस प्रकार से जो आकृति बनती है उस प्रकार की आकृति को ही हम तटीय भृगु अर्थात कोस्टल क्लिफ के नाम से जानते हैं। जब ये प्रक्रिया लगातार जारी रहती है, कोस्टल क्लिफ की जो प्रक्रिया होती है वो लगातार जारी रहती है, तो धीरे धीरे ऊपर वाला जो भाग होता है, इस प्रकार से जैसे ये क्लिफ का निर्माण हो गया, तो ये क्लिफ यहाँ पर बन गया और ये लहरें जो है यहाँ पर जल के रूप में यहाँ पर आकर के टकराती रहती हैं। तो जब ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती है तो ये और अधिक अंदर चले जाते हैं, जिससे कि ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये टूट करके नीचे की ओर गिर जाता है, और नीचे की ओर गिर जाने के कारण से यहाँ पर चट्टानी भाग इकट्ठा होता चला जाता है। तो इस प्रकार से ये जो आकृति बनती है इसको ही हम वेव कट प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम के अंतर्गत कि ये जो क्लिफ है ये ओरिजिनली यहाँ पर था, फर्स्ट टाइम पर हम देख रहे हैं तो ये ओरिजिनली यहाँ पर था, लेकिन आधार से जैसे ये काटती चली गई तो इससे पीछे हटता हुआ ये यहाँ पर आ गया और उसके बाद में फिर ये वापस यहाँ तक आ गया वर्तमान में। तो ये जो भाग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग जो होता है इसको ही हम वेव कट प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो आधार के चट्टानों के लगातार पीछे हटने पर अब यहाँ पर और भी अगर ये भाग अंदर की ओर चला जाता है तो ये ऊपर वाला भाग भी टूट करके वापस नीचे गिरता हुआ चला जाता है। तो इस प्रकार से ये प्लेटफॉर्म निरंतर पीछे की ओर हटते रहते हैं और ये लहरें आगे की ओर बढ़ती रहती हैं। तो इस प्रकार से बनने वाली आकृति को हम वेवकट प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं। तीसरी जो आकृति आती है उसे हम कहते हैं हेडलैंड एंड बे, अर्थात खाड़ियां और कगार। जब तटवर्ती भागों के अंतर्गत कोमल और कठोर चट्टानें आड़े रूप के अंतर्गत मिल जाती है तो उस समय पर कोमल चट्टानें तो अपर्दित हो जाती हैं और अपर्दित होकर के उनके अंदर तक चले जाने से वहां पर तो इस प्रकार से ये खाड़ी सी बन जाती है और कठोर चट्टानी भाग इस प्रकार से बाहर ही निकले हुए रह जाते हैं। तो ये जो बाहर निकले हुए भाग होते हैं इन्हें तो हम कगार या समुद्राभिमुख कगार या हेडलैंड के नाम से जानते हैं, और जो अंदर की ओर भाग धंस जाता है इसे हम बे के नाम से जानते हैं, अर्थात खाड़ी के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर डायग्राम के अंतर्गत देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो कठोर चट्टानी भाग है ये तो बाहर की ओर निकला रह गया और कोमल चट्टानी भाग जो है वो अंदर की ओर कटता हुआ चला जाता है, तो जिसके कारण से खाड़ियां और कगार इनका निर्माण होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट जो आकृति हमें दिखाई देती है वो आती है कोस्टल केव्स। कोस्टल केव्स के रूप में यदि हम बात करें तो हम एक बार यहाँ पर देख सकते हैं इन डायग्राम्स के अंतर्गत कि किस प्रकार से इनका निर्माण होता है कि जब लहरें जो हैं वो तटवर्ती भागों की चट्टानों से टकराती हैं तो टकराने के कारण से जलीय दाब हो या अपघर्षण हो, उसके कारण से अंदर की तरफ वो जो जल है वो प्रवेश करता हुआ चला जाता है और प्रवेश करके अंदर की जो शेलें होती है उनका अपर्दन कर देते हैं, जिसके कारण से लगातार जो उनके जॉइंट्स होते हैं वो चौड़े होते चले जाते हैं और एक प्रकार से वहां पर खोखली सी आकृति यहाँ पर बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो इसी को हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर से ये लहरें इधर भाग से टकराती हैं और लगातार यहाँ पर एक खोखली सी आकृति बन जाती है। तो इस प्रकार की खोखली आकृति को भी हम कोस्टल केव्स अर्थात तटीय गुफा के नाम से जानते हैं, केव्स के नाम से हम इसे जानते हैं। और जब केव्स का निर्माण हो जाता है तो उस समय पर जब लहरें अंदर की ओर प्रवेश करती हैं तो प्रवेश करते समय पर अंदर जो वहां पर विद्यमान हवा होती है वो हवा दबाव के कारण से संपीड़ित होती है और संपीड़ित होने के कारण से वो छत गुफा के आसपास वो दीवारों से टकराती है और धीरे धीरे वो दीवार के ऊपर की जो छत होती है उस पर वो छिद्र करती हुई बाहर की ओर निकल जाती है। तो उसके कारण से ये जो बन जाते हैं उन्हें हम छोटे छोटे जो छिद्र बन जाते हैं उन्हें हम ब्लो होल्स के नाम से जानते हैं। और जब ये ब्लो होल्स बन जाते हैं तो उसके बाद में जब लहरें अंदर की ओर प्रवेश करती है तो अंदर की जो संपीड़ित हवा है वो इन छिद्रों के माध्यम से तेज आवाज करती हुई, सीटी के समान आवाज करती हुई बाहर निकलती है, तो उसे हम ब्लो होल्स के नाम से जानते हैं।
इसके बाद जब ये गुफा के अंदर जल प्रवेश कर जाता है तो ये लगातार दीवार को टकराता रहता है, जिसके कारण से धीरे धीरे जल इस गुफा के आर पार हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जल जो है वो धीरे धीरे इस गुफा के आर पार होकर के चला जाता है, तो एक प्रकार से एक आर्क बन जाता है। तो इस प्रकार की आकृति जो बनती है इसे हम नेचुरल आर्क के रूप में या प्राकृतिक उसके रूप में हम जानते हैं, मेहराब के रूप में हम इसे कहते हैं। तो ये नेचुरल आर्क का निर्माण यहाँ पर होता है। अगली जो शिलाकृति आती है उसे हम कहते हैं स्टेक। स्टेक के अंतर्गत जब ये अपर्दन की क्रिया यहाँ पर लगातार जारी रहती है तो धीरे धीरे कभी कभार ये जो मेहराब की जो छत है वो छत टूट जाती है, और टूटने के कारण से गुफा का इस मेहराब का एक भाग अलग से समुद्र के अंदर खड़ा रह जाता है। तो उस प्रकार की आकृति को ही हम स्टेक के नाम से जानते हैं। ये हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये अपने आप में एक स्टेक के रूप में आकृति हमें दिखाई दे रही है। और जब ये छोटे रूप में होते हैं तो उस छोटे भाग को हम स्टंप के नाम से जानते हैं। जैसे क्रिकेट का स्टंप होता है तो उस प्रकार से ये स्टंप के रूप में छोटे जो स्टेक होते हैं, स्तंभ जो होते हैं, सागरीय स्तंभ, ये तो स्टंप कहलाते हैं, और जो बड़े होते हैं वो से हम सागरीय स्तंभ या स्टेक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से इरोजनल लैंडफॉर्म्स के अंतर्गत हम लोगों ने ये जाना कि ये विभिन्न प्रकार के शिलाकृतियां यहाँ पर बनती हैं। इसी प्रकार से हम अब बात करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में कि डिपोजिशनल अर्थात निक्षेप की प्रक्रिया से कौन कौन सी आकृतियां यहाँ पर बनती हैं। तो उन आकृतियों के अंतर्गत प्रमुख जो आकृति आती है उसे हम कहते हैं बीच। बीच का अर्थ यहाँ पर हो गया कि जो तटीय भागों के अंदर जो रेत का जमाव, कंकड़ पत्थर का जमाव हमें दिखाई देता है, ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बारीक कणों का जो जमाव हो जाता है, अपघर्षण और अपघर्षण की प्रक्रिया से जो कंकड़ पत्थर प्राप्त होते हैं वो सन्निकर्षण से टूटते फूटते बारीक होते रहते हैं, और यदि उनका निक्षेप तटीय भागों के अंदर होता रहता है तो जो आकृति बनती है उसे हम बीच के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और जो आकृतियां बनती है उन्हें हम कहते हैं बार्स, या इसे हम रोध के नाम से जानते हैं। अब ये जो रोध होते हैं ये चट्टानी भाग होते हैं, जो चट्टानी निक्षेप होता है ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसको हम पहले बात करते हैं, वो कहलाता है स्पिट। स्पिट का मतलब कि जब ये कंकड़ पत्थरों का जो जमाव है ये इस प्रकार से होता हो कि एक सिरा तो इसका तट से जुड़ा हुआ रहे, इस प्रकार से हम देख सकते हैं, और दूसरा सिरा समुद्र की ओर निकलता हुआ रहता है, तो उस प्रकार के भाग को हम स्पिट के नाम से जानते हैं। वही इसके साथ साथ जो यदि हम बात करें कि जब ये जमाव जो है वो तट से कुछ दूर लेकिन तट के समानांतर होता है, तो इस प्रकार का जमाव जो होता है उसे हम अपतट रोधी का अर्थात ऑफशोर बार के नाम से हम उसे जानते हैं। यानी कि ये जमाव किस प्रकार से हो रहा है उसी के आधार पर हम इनको विभिन्न नामों से जानते हैं। जब चट्टानों का जमाव तट से कुछ दूर किंतु तट के समानांतर होता है तो उस प्रकार के जमाव को तो हम अपतट रोधी का कहते हैं। लेकिन जब यही जमाव इस प्रकार से हो कि चट्टानों का एक सिरा तो तट से जुड़ा रहे और दूसरा सिरा जो है वो समुद्र की ओर बाहर निकला हुआ रहे, अंदर की ओर, समुद्र के अंदर की ओर रहे, तो उस प्रकार के जमाव को हम स्पिट के नाम से जानते हैं। और जब ये स्पिट बढ़ते बढ़ते समुद्र के अंदर किसी द्वीप से जुड़ जाते हैं, कोई चट्टानी भाग, यहाँ पर कोई द्वीप है, इससे ये तटीय भाग जो है इस स्पिट के माध्यम से जुड़ जाता है, तो एक प्रकार से कनेक्टिंग ब्रिज का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो उस प्रकार की आकृति को हम टोम्बेलो के नाम से जानते हैं। जब टोम्बेलो का या इनका निर्माण हो जाता है और उसके बावजूद भी जब लहरें जो है वो लगातार चूंकि इससे टकराती रहती हैं, जिसके कारण से ये जो टोम्बेलो है ये वापस से मुड़ करके तट की ओर जाने लग जाते हैं। जैसे ये तटीय भाग है और यहाँ पर से ये जो स्पिट का निर्माण हुआ ये वापस से मुड़ करके तट की ओर जाने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से एक जो जमाव हो जाता है तो उस प्रकार के जमाव को हम हुक के नाम से जानते हैं। इस हुक के अंदर जो ये जलीय भाग यहाँ पर रह जाता है, जलीय राशि जो रहती है, इसे हम लेगून झील के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत सकड़े माध्यम से समुद्र से जुड़ी हुई भी है और एक प्रकार से समुद्र से अलग भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के अंदर बीच और बीच के साथ बार्स बनते हैं और बार्स के अंदर ऑफशोर बार या स्पिट, टोम्बेलो और हुक ऐसे विभिन्न प्रकार की शिलाकृतियां बनती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि सागरीय लहरों के द्वारा विभिन्न प्रकार के इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाए जाते हैं। तो और ये भी एक अपरदन का बहुत बड़ा माध्यम के रूप में काम करता है।